सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, है ना। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, इसको हिंदी में कहा जाता है कंपनियों का एकीकरण। क्या कहा जाता है? कंपनियों का एकीकरण। पहली बात तो ये कि अमलगमेशन का मतलब क्या होता है। अमलगमेशन का मतलब होता है जब दो कंपनीज आपस में मिलके एक नई कंपनी बनाए। जब दो कंपनी आपस में मिलके एक नई कंपनी बनाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी के रनिंग बिजनेस को पूरा का पूरा क्या कर लिया, परचेज कर लिया और अपनी कंपनी में मिला लिया, है ना। दोनों ही फॉर्म्स जो है वो अमलगमेशन के ही हैं, है ना। ठीक, देखो अमलगमेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज ही है। उसमें पूरा का पूरा कंपनीज के अमलगमेशन के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। तो देखो मैंने थोड़ा सा तुम लोगों के लिए लिख भी दिया है बोर्ड में, that amalgamation when two or more companies goes into liquidation and a new company is incorporated to take over their business, it is known as amalgamation, है ना। मतलब जब दो या दो से अधिक कंपनीज जो हैं वो लिक्विडेट हो जाए मतलब समाप्त हो जाएं और उनके बिजनेस को एक नई कंपनी के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाए, मतलब ले लिया जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? अमलगमेशन कहा जाएगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर अपन लें, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड और लिप्टन इंडिया लिमिटेड, दोनों चाय की कंपनियां थी पहले, है ना। ठीक, तो ये दोनों कंपनियां जो हैं वो आपस में मिल गई बाद में और एक नई कंपनी बनाई, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड, है ना। ठीक, तो ये दोनों कंपनियां आपस में मिली और एक नई कंपनी बनाई। तो ये दोनों कंपनियां पहले लिक्विडेशन प्रोसेस होगा, समाप्त होंगी और उसके बाद में एक नई कंपनी बनाएगी। नई कंपनी यहाँ पे बनी, ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड, है ना। देखो यहाँ पे जो कंपनियां लिक्विडेशन हो रहा है, जिनका जो कंपनियां समाप्त हो रही हैं, उनको क्या कहा जाएगा? ट्रांसफरर कंपनी। मतलब ट्रांसफरर कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को दिया है दूसरी कंपनी को, ठीक है ना। और जिस कंपनी के द्वारा इनके बिजनेस को खरीदा गया है, क्योंकि इनके द्वारा अपने बिजनेस को बेचा गया है ना। तो जिस कंपनी के द्वारा इनके बिजनेस को खरीदा गया है उसको कहा जाता है ट्रांसफरी कंपनी। क्या कहा जाता है? ट्रांसफरी कंपनी, है ना। ट्रांसफरर कंपनी को हिंदी में कहा जाता है हस्तांतरक कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी को हिंदी में कहा जाता है हस्तांतरी कंपनी। क्या कहा जाता है? हस्तांतरी कंपनी। तो सीधी सी बात है, ट्रांसफरर कंपनी मतलब वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी मतलब जिस कंपनी ने अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को या अपनी बिजनेस को पूरा का पूरा ट्रांसफ़र किया है, मतलब बेचा है दूसरी वाली कंपनी को, जिसको क्या कहेंगे? ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है ना। तो ट्रांसफरी कंपनी को क्या कहेंगे? परचेजर कंपनी या बायर कंपनी, है ना। ये क्रेता हो गई और ये विक्रेता हो गई, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को या बिजनेस को खरीदा गया है, तो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को इसके बदले में क्या दिया जाएगा? परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन मतलब क्रय प्रतिफल दिया जाएगा। भाई इसने इसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को खरीदा, तो इसके बदले में ये क्या देगी? बायर कंपनी देगी ना, वेंडर कंपनी को क्या देगी? परचेज कंसिडरेशन देगी। परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है ये भी अपन पढ़ेंगे। समझ में आ गई ना बात? तो ये बात हो गई पूरी की पूरी अमलगमेशन की, है ना। अब इसी में एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि देखो लिखा हुआ है व्हेन वन एग्जिस्टिंग कंपनी परचेजेस एंड मर्जेस अदर कंपनी देन इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, है ना। मतलब कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसने
दूसरी कंपनी के रनिंग बिजनेस को खरीद लिया पूरा का पूरा, है ना, और अपनी कंपनी में क्या किया, मिला लिया, है ना। जैसे ए लिमिटेड एक रनिंग कंपनी है और उसने बी लिमिटेड के बिजनेस को खरीदा और उसको अपनी कंपनी में क्या कर लिया, मिला लिया, मतलब मर्ज कर लिया, है ना। इसको क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो अपन अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में अब अपन करने क्या वाले हैं ये भी मैं बताता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। लेकिन देखो क्या मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज अमलगमेशन, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अमलगमेशन, है ना। तो मेरिट्स कुछ मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। उनके बीच में अगर दोनों कंपनियां आपस में मिली हैं या एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के रनिंग बिजनेस को खरीदा है, अपने में मिलाया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहली बात तो कंपटीशन दोनों के बीच में रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, प्रतियोगिता नहीं रहेगी, ठीक। कंट्रोल ओवर बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस को प्रॉपर क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, है ना, ठीक। और मोनोपोली भी एक एडवांटेज ही है, मोनोपोली हो जाएगी। पहले दोनों के अलग अलग कस्टमर थे, अब दोनों कंपनियां आपस में मिल गई, है ना, तो कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं है, आएगा तो यहीं पे, है ना, ठीक। मोनोपोली हो जाएगी। मोर कैपिटल एंड मोर प्रोडक्शन, कैपिटल ज़्यादा होगी, है ना, ठीक। दोनों कंपनियां आपस में मिली हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और एक्सपर्ट्स की सर्विसेज मिल जाएंगी दोनों कंपनियों को। कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी में एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं या प्रोडक्शन एक्सपर्ट हैं, तो उसकी जो सर्विसेज हैं उन एक्सपर्ट्स की, वो दोनों कंपनियों को अब आपस में मिल पाएंगी, तो उससे कुल मिला के दोनों कंपनियों का ही आपस में प्रॉफिट होगा, ट्रांसफर कंपनी का भी और ट्रांसफरी कंपनी का भी, ठीक। एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि देखो मोनोपोली स्टैब्लिश हुई तो पब्लिक के लिए तो ये अच्छा नहीं है। ये जो कंपनी है वो रेट ज़्यादा बढ़ा सकती है मार्केट में, और अगर ज़्यादा रेट बढ़ाएगी तो ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है कि प्रॉफिट वो ज़्यादा अर्न कर सकती है, लेकिन पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रोडक्ट उसको महंगा मिलेगा, है ना। तो डीमेरिट्स ऑफ अमलगमेशन में जैसे मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, कई बार इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, दो लोगों को आपस में सामंजस्य मतलब यूनिटी में काम करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पहले अगर वो कंपटीटर रहे हों, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। प्राइस इंक्रीज, मैंने अभी बताया तुम लोगों को कि अगर आपस में अगर एक ही कंपनी में काम होगा तो मोनोपोली इस्टेब्लिश होगी, मोनोपोली इस्टेब्लिश होगी तो ऑब्वियसली एकाधिकार होगा, तो वो प्राइस बढ़ाएंगे। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है। नॉन कोऑपरेशन, कई बार क्या होता है दोनों कंपनियों के एम्प्लॉइज़ जो हैं या वर्कर्स या मैनेजर्स, उनके बीच में प्रॉब्लम होती है और उसके कारण वो कोऑपरेट नहीं करते हैं एक दूसरे को, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। ये भी डीमेरिट्स ही है अमलगमेशन के, है ना। हार्मफुल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, अगर ऐसा होता है कि मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गई एक बड़ी कंपनी की, तो उस कंडीशन में अगर मार्केट में स्मॉल ट्रेडर्स भी हैं, छोटे छोटे जो आपके व्यापारी हैं या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वो कंपनी जो है वो अपने हिसाब से मार्केट को कंट्रोल कर सकती है, जो अमलगमेटेड कंपनी है ना। तो वो अपने हिसाब से मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है, प्राइस कम ज़्यादा कर सकती है, तो स्मॉल ट्रेडर्स को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की संभावना बनी रहती है। तो ये हो गए डीमेरिट्स, ठीक है ना। देखो अब अमलगमेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में। देखो टॉपिक थोड़ा लंबा है ना, ठीक। तो इसमें जो है अपन जो पढ़ने वाले हैं इसके बाद में कि पहली बात तो ये है कि कितने प्रकार का अमलगमेशन होता है, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, है ना। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, या अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन, है ना, और उसके बाद में
ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो अपन इस चैप्टर में पूरे के पूरे तुम लोगों को पढ़ेंगे और बतलाएंगे, ठीक है ना। ओके, देखो इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, मतलब एकीकरण के प्रकार, है ना। ठीक, देखो बेसिकली अमलगमेशन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमलगमेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड सेकंड वन इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है ना। देखो 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है ना। थोड़ा सा इजी करके मैंने इसमें लिख दिया है, इसको मैं समझा भी दे रहा हूँ, बहुत बार थ्योरी में भी लिखने को आता है ना। पहली बात तो ये कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है ना। तो ये मैंने जो नीचे कंडीशंस लिखी हुई हैं, यदि ये सभी कंडीशंस सेटिस्फाइड होती हैं देन इट इज कॉल्ड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, है ना। इट सेटिस्फाइज ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस, है ना। तो अब कंडीशन क्या क्या है, पहली कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, है ना। ठीक, when all the assets and liabilities of the transferor company will becomes assets and liabilities of the transferee company after amalgamation at their book values, है ना। देखो all the assets and liabilities of the transferor company, ट्रांसफरर कंपनी की पूरी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। बिकम मतलब हो जाएंगी, है ना। ठीक, अमलगमेशन के बाद में ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी एट देयर बुक वैल्यूज, है ना। ठीक, एट देयर बुक वैल्यूज कहने का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र किया जाएगा उनको, यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। पहली बात, जितनी भी एसेट्स हैं जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं पूरी की पूरी बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र की जाएगी, है ना। रिजर्व्स वाले पोर्शन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान रखना पूरे के पूरे रिजर्व्स, एसेट्स भी मैंने कहा और लाइबिलिटीज़ भी कहाँ ट्रांसफ़र की जाएगी, बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स, है ना, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या कोई भी रिजर्व दिया हुआ है वो भी ट्रांसफर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी को क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। ठीक, सेकंड है कि एटलीस्ट 90% of the equity shareholders of the transferor company will becomes equity shareholders of the transferee company। मतलब देखो ट्रांसफरर कंपनी के कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स, कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं अमलगमेशन के बाद में ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। यहाँ पे ऑनरशिप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना, चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे याद रखना है अगर मर्जर है तो वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो ट्रांसफरर कंपनी के हैं कम से कम 90%, है ना, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, है ना। ठीक, देखो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स of the transferor company become equity shareholders of the transferee company after amalgamation except the equity shares already held in, है ना। ठीक, मतलब अगर ऑलरेडी हेल्ड है ट्रांसफरर कंपनी के पहले से खरीदे हुए हैं उनको छोड़ के, जैसे अगर मैं बोलूँ ट्रांसफरर कंपनी के 100 शेयर्स हैं, है ना, ट्रांसफरी 100 में से अगर 20 शेयर्स ऑलरेडी पहले से ही ट्रांसफरी कंपनी ने खरीदे हुए हैं तो 100 में से 20 तो ऑलरेडी खरीदे हुए हैं ट्रांसफरी कंपनी ने, अब कितने बच गए, 80 शेयर्स बच गए ना। ठीक, अब 80 शेयर्स का 90% कम से कम कहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए,
जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो तो ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर होना चाहिए 80%, एटलीस्ट 90% या नॉट लेस देन 90%। ठीक है ना, अभी समझ में आ गई बात। थर्ड नंबर, द परचेज कंसिडरेशन जो है, मैंने अभी पहले भी तुम लोगों को बताया था कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को क्या दिया जाएगा, परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी ओनली बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना। फ्रैक्शनल अमाउंट में बी पेड इन कैश, है ना। कहने का मतलब ये है कि इक्विटी शेयर्स में ही पेमेंट किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है ना। डिबेंचर्स वगैरह में पेमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शनल अमाउंट है, फ्रैक्शनल अमाउंट है कहने का मतलब है अगर परचेज कंसिडरेशन आया 25,000.25 शेयर, तो 0.25 शेयर्स को तो पेमेंट नहीं किया जा सकता ना शेयर्स में। 25,000 शेयर्स प्लस 0.25 शेयर्स को कैश में पेमेंट किया जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ट्रांसफरर कंपनी के बिजनेस को ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा एज इट इज रन किया जाएगा। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज टू बी कैरिड ऑन बाय ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर अमलगमेशन। कैरिड ऑन का मतलब क्या है कि एज इट इज उसको रन किया जाएगा, मतलब कि चलाया जाएगा, है ना, ठीक। पांचवी कंडीशन कई बार बुक में दी रहती है, उसको मैंने यहाँ पे ही जोड़ दिया है एक्चुअली, कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफरी कंपनी को बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, उनका रिवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। तो ये देखो, ये है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, एक बार और सुन लेना, ठीक है ना। तो अगर इन कंडीशंस में से, ये जितनी कंडीशंस मैंने बतलाई, अगर इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन, एक या एक से अधिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाएगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहा जाएगा। एन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी और मोर ऑफ द एबव मेंशन्ड कंडीशंस। एबव मेंशन्ड कंडीशंस का मतलब ये जो ऊपर अपन ने कंडीशंस पढ़ी हैं, इनमें से अगर कोई भी एक या एक से अधिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहा जाएगा। देखो कैसे होगा, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई, ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर हुई, लेकिन रीवैल्यू फिगर पे ट्रांसफर हुई, बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर ना होके रीवैल्यू फिगर पे ट्रांसफर किया गया, रीवैल्यूएशन किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा, है ना। 90% से कम इक्विटी शेयर्स अगर ट्रांसफर हुए ट्रांसफरर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी को, तो वो भी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट इक्विटी शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स वगैरह में भी किया गया है ना, तो उस कंडीशन में भी उसको क्या कहेंगे, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ही बोलेंगे, है ना। सिमिलरली अगर बिजनेस, ट्रांसफरर कंपनी के बिजनेस को जो है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया और उसके बाद में आप नए तरीके से उसको स्टार्ट किया गया, तो उसको भी क्या कहेंगे, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ही बोलेंगे, है ना, ठीक। तो इन कंडीशन जो मैंने बतलाई तुमको, इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहा जाएगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहा जाएगा, है ना, ठीक। तो हम लोगों ने देखो दो चीज़ें डिस्कस करी कि अमलगमेशन होता क्या है और उसके बाद में कितने टाइप के, 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, है ना, ठीक। इसको देखो मैं जल्दी से 1 मिनट में हिंदी में और बतला दे रहा हूँ, है ना। मर्जर को कहा जाता है विलय के स्वभाव का एकीकरण। क्या, विलय के स्वभाव का एकीकरण। तो ये अगर ये सब कंडीशंस
परिस्थितियां जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, विलय कहा जाएगा, है ना। कि हस्तांतरक कंपनी की समस्त संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर हस्तांतरित किया जाएगा। किसको हस्तांतरित किया जाएगा, हस्तांतरी कंपनी को, मतलब ट्रांसफरी कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा, है ना। ठीक। दूसरा कि हस्तांतरक कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी के कम से कम 90% या अधिक समता अंशधारी जो है वो किसके हो जाएंगे, बाद में हस्तांतरी कंपनी के मतलब ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। समझ में आ गई ना बात। ठीक। तीसरा कि क्रय प्रतिफल का भुगतान जो है, क्रय प्रतिफल का भुगतान, परचेज कंसिडरेशन मतलब क्रय प्रतिफल, क्रय प्रतिफल का भुगतान हस्तांतरी कंपनी के द्वारा हस्तांतरक कंपनी को केवल समता अंशों में किया जाएगा, है ना। काय में किया जाएगा, केवल समता अंशों में किया जाएगा। अगर कोई फ्रैक्शनल अमाउंट है ना, खंडित राशि है, तो उसको नगद में भुगतान किया जा सकता है, ठीक है ना। और लास्ट है कि हस्तांतरक कंपनी के व्यापार को हस्तांतरी कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। कंटिन्यू किया जाएगा मतलब उसको वैसा का वैसा चलाया जाएगा, है ना। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो विलय के स्वभाव का एकीकरण है, और अगर इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसको क्या कहेंगे, क्रय के स्वभाव का एकीकरण कहेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने टाइप्स ऑफ अमलगमेशन बतलाया। इसके बाद में मैं बतलाऊंगा कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाएगा। तुम लोगों को मालूम है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया जाता है। तो वो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी कौन कौन सी मेथड्स होती है ये बतलाएंगे, और उसके बाद में हम लोग जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में कौन कौन सी होती हैं और ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। ओके, देखो इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को जो परचेज कंसिडरेशन किया जाएगा, दिया जाएगा, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए बेसिकली 3 मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है ना। पहली होती है नेट पेमेंट मेथड, मतलब शुद्ध भुगतान विधि, जिसको हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शुद्ध भुगतान विधि, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को जो शेयर्स में या डिबेंचर्स में या कैश में जो पेमेंट किया गया, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी को, तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को इतने शेयर्स इशू किए गए, इतने डिबेंचर्स या इतना कैश पेमेंट किया गया, तो वो सबका टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, है ना। पेमेंट टू शेयर होल्डर्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स या कैश, है ना। जैसे ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए, उनकी वैल्यू भी दी रहेगी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स की, इतने डिबेंचर्स इशू किए गए या इतना अमाउंट कैश में दिया गया, सबका टोटल कर लो तो क्या आ जाएगा, नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को यदि कोई पेमेंट किया गया है ना, कि उनके डिबेंचर होल्डर्स को हमने अपने डिबेंचर्स इशू किए हैं सपोज दैट, तो उस कंडीशन में उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना, ठीक है ना। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी के सपोज दैट कोई डिबेंचर होल्डर्स हैं या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, है ना, उनको अगर पेमेंट किया गया है तो वहाँ उसको यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई ना बात, ठीक। नेक्स्ट है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, शुद्ध संपत्ति विधि, क्या कहा जाता है इसको, नेट एसेट मेथड को शुद्ध संपत्ति विधि, ठीक है ना। देखो
यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू होता है टोटल ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, मतलब ट्रांसफरर कंपनी की जितनी एसेट्स ली गई ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा मार्केट वैल्यू पे, है ना, या रीवैल्यू फिगर पे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस टोटल ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर, है ना। ठीक, यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है कि ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की जो भी एसेट्स ली गई हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स हों चाहे वो करेंट एसेट्स हों, है ना, जो भी उनकी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है उनको अपन लेंगे, उनका टोटल करेंगे, जैसे नेट एसेट निकालते हैं ना अपन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फिक्सिशियस एसेट्स को हमेशा छोड़ दिया जाएगा। फिक्सिशियस एसेट्स मतलब काल्पनिक संपत्तियाँ, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर फॉर डिवेंचर्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, इन सब को छोड़ दिया जाएगा, है ना। ठीक, उनको नहीं लिया जाएगा। तो जितनी भी एसेट्स ली गई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स या कैश लिया गया है तो कैश भी यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। इनके रीवैल्यू फिगर अगर दिए हैं तो रीवैल्यू फिगर का टोटल करेंगे, और नहीं तो फिर बैलेंस शीट में बुक वैल्यू जो दी हुई है वो लेंगे, ठीक है ना। इनका टोटल करेंगे, उसमें से लाइबिलिटीज़ को घटाया जाएगा। लाइबिलिटीज़ में भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को घटाया जाएगा। केवल कहने का मतलब है लाइबिलिटीज साइड जो रिजर्व्स वगैरह हैं उन सबको नहीं लिया जाएगा, है ना। लाइबिलिटीज़ का मतलब जैसे डिवेंचर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं या बिल्स पेएबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, इन सब के टोटल को घटा दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। तो याद रखने की चीज़ें क्या हैं, फिक्सिशियस एसेट्स को इसमें नहीं लेना है और लाइबिलिटीज़ में रिजर्व्स वगैरह को नहीं लेना है, केवल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को ही लेना है। तो इसको क्या कहेंगे, नेट पे एसेट मेथड, ठीक है ना। नेक्स्ट होती है शेयर प्रपोर्शन मेथड। ये हालांकि क्वेश्चंस में कम आता है, शेयर प्रपोर्शन मेथड, है ना। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं अपन कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ट्रांसफरी कंपनी, देखो तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड पहले शेयर प्रपोर्शन मेथड में निकाला जाएगा, है ना। ठीक, तो एक बार मैं फिर से बतला रहा हूँ तुम लोगों को, जैसे अगर नेट एसेट आई 5 लाख रुपीज़, है ना, और ट्रांसफरी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू सपोज दैट क्वेश्चन में दी है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़, ठीक, तो कितने शेयर इशू किए जाएंगे, 50,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे, ये बात तो कन्फर्म है ना। ट्रांसफरी कंपनी के ट्रांसफरर कंपनी को 50,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे एक प्रपोर्शन दिया रहता है, अगर सपोज दैट ट्रांसफरर कंपनी के 80,000 शेयर्स हैं, है ना, शेयर होल्डर्स हैं, कितने हैं, 80,000 शेयर होल्डर्स हैं, है ना, और हमको उनको देने कितने हैं, 50,000 शेयर्स देने हैं ट्रांसफरी कंपनी के, तो इनका प्रपोर्शन कितना हो गया, 5:8। 5:8 कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति के पास मतलब ट्रांसफरर कंपनी के जिस शेयर होल्डर के पास 8 शेयर होंगे, उनको कितने शेयर दिए जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के 5 शेयर्स दिए जाएंगे, है ना। ठीक, तो इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि ट्रांसफर कंपनी के इतने शेयर होल्डर हैं, है ना, और इनको ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा इस प्रपोर्शन में शेयर्स दिए जाएंगे, और ट्रांसफरी कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू भी दिया रहेगा। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। जैसे मैं इसमें बताऊं तुम लोगों को कि क्वेश्चन में दिया है ट्रांसफरी रेशियो कितना दिया है, 5:8, है ना। तो ट्रांसफरी कंपनी के 80,000 शेयर होल्डर्स को ट्रांसफरी कंपनी के कितने शेयर्स दिए जाएंगे, 50,000 शेयर्स, और अगर एक शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपीज़ है तो 50,000 इंटू 100 5 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। तो ये 3 मेथड्स होती हैं बेसिकली, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, और लास्ट होती है शेयर प्रपोर्शन मेथड, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की, ठीक है ना।